Yes, now welcome back to online class, now PS Public School, and today I'm going to take a class of class 8, SST from history. Dear children, we have already studied about chapter number 4 with a various kind of topic, just like permanent and Rajatwari system, Ijardari system. This all system was implemented by the Britishers, and the aim of that to take more and more profit from this settlement system. रैतवारी सिस्टम जैसे कि था, फिर इजरदारी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था. इजरदारी सिस्टम में क्या था कि कहीं ना कहीं इजरदारी सिस्टम एंशिएंट चीजों को फॉलो करता जा रहा था, जैसे चीजें चलती आ रही थी ठीक वैसे ही. लेकिन उसके जस्ट बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बातें आई. रैयतवारी सिस्टम में क्या था कि जो बाइडर्स थे, जो ज्यादा बोली लगाने वाले थे, सॉरी इजरदारी सिस्टम में क्या था कि बाइडर्स ऑक्शन बेस्ड वो चीजें हुआ करती थी, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे कॉन्ट्रैक्ट को लेते थे और रेवेन्यू को जमा करके सीधा ब्रिटिशर्स को देते थे. उससे लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता था. ब्रिटिशर्स को चीजें तो मिल रही थी कंटिन्यू, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह भी हो रहा था कि अगर जरूरत से ज्यादा अगर बेनिफिट कुछ हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर ही रख ले रहे हैं. कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, नए नए टूल्स का इस्तेमाल करें, नए नए सिस्टम्स का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर करने का. दूसरी बात, ये सिस्टम जब फेल्यूर हो गई तो आई हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में. तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो था क्या, हमारा जमींदारी बेस पर चलता था. जितने सारे जमींदार लोग थे तो वो लोग जो है वो लैंड टैक्सेस जो है वो जमा करते थे. लेकिन ये तो था कुछ हेरिडेटरी सिस्टम था. तो हेरिडेटरी सिस्टम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में बहुत सारी जो चीजें थी उसको पहले से ही समझ में आ जाती थी. तो इसमें कभी कभार जमींदार को भी दिक्कत होता था कि कंडीशंस कुछ खराब हो जाती थी, जैसे कि फेमाइन आ जाता था, ड्रॉट्स आ जाते थे, तो उसमें थोड़ा सा टैक्सेस कम होते थे. लेकिन पीजेंटर्स को जो है एक बांध दिया गया था कि हाँ आपको उतना ही टैक्सेस जमा करना पड़ेगा. तो मनी लेंडर से उनको मनी लेना पड़ता था. धीरे धीरे करके यह भी खत्म हो गया. फिर जो सिस्टम आई वो रैयतवारी सिस्टम थी. रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट जो है वह जुड़ गया पीजेंटर्स से, और पीजेंटर्स अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए. अब जितने सारे जो विलेज के जो फार्मर्स थे अब वो डायरेक्टली जमा करेंगे अपना रेवेन्यू. लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी कि जैसे जैसे करके कोई चीज बड़ा मैसिव फेमाइन जैसे 1770 में आया था, उस टाइप की चीजें जैसे जो कंटिन्यूटी होने लगी तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है अफेक्टेड होने लगा. लेकिन जैसे जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार जो है वो काफी लॉयल हो गए हुए थे ब्रिटिशर्स के प्रति, वैसा कोई चीज इस सिस्टम में नहीं था, रैयतवारी सिस्टम में नहीं था. इसलिए सिस्टम में धीरे धीरे फेल्योर भी हो गया. फिर महालवारी सिस्टम आया. तो चलिए आइए महालवारी सिस्टम के बारे में देखते हैं कि महालवारी सिस्टम आखिरकार है क्या. तो महालवारी सिस्टम यानी कि महालवारी सेटलमेंट सिस्टम जो है हमारा वो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड हॉल्ट मैक्रेज. एक ब्रिटिश ऑफिसर था हॉल्ट मैक्रेज. उसने जब देखा कि ये धीरे धीरे करके जितने सारे जो सेटलमेंट सिस्टम्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसने इस सिस्टम को लगाया, महालवारी सिस्टम को. इट इज इम्प्लीमेंट इन 1982 एंड 1882 है 1882 इन वेस्टर्न यूपी, एमपी एंड पंजाब. वेस्टर्न यूपी एमपी और पंजाब में इसको लगाया गया. इन दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड फॉर एंटायर स्टेट और महल. जितने सारे जो जगह थे, जो फील्ड थे, जो खेती थी, वो एंटायर वो सारा जो है वो महल में जो है वो उसको चेंज कर दिया गया. उसके बाद द हेड ऑफ द विलेजेस यानी कि जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, उनको
मेन बनाया गया कि यही लोग जो है वो टैक्स को जमा करेंगे। ठीक है, तो वही लोग टैक्स जमा करते थे और दे हैंड ओवर इट टू द ब्रिटिशर्स, और वो ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर किया करते थे। हाउएवर, इस तरह अंडर दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ पिजेंटर रिमेन पिटेबल, लेकिन इस कंडीशन में भी पिजेंटर्स का, फार्मर्स का जो हालात थे और बद से बदतर होती जा रही थी, और धीरे धीरे करके जो है उसके हालात में काफी चेंजिंग आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। आखिरकार ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी? देखिए, द ब्रिटिशर्स हैव डन मेनी टाइप्स ऑफ you can say the settlement system was implemented on that time in a different kind of a place, as have a different kind of experience, place to place have a different changes, so they had to be changes of various kind of changing in the field of the land revenue system. तो ब्रिटिशर्स के जितने भी सारे जो दीवानी पार्ट्स थे, जहां की दीवानी उनको मिली हुई थी, जहां के रेवेन्यू सिस्टम पे उनका अधिकार था, उनका राइट था, जहां के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एक नई नई चीजें देते जा रहे थे वो, तो उनका सिर्फ एक ही व्यू था। जितने भी सारे जो हमारे चीजें थी वो क्या था, ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ही कॉमन व्यू से इन सभी चीजों को एक बाय एक करके, वन बाय वन करके चेंजिंग करते जा रहे थे। उनके पीछे सिर्फ एक कारण क्या था, वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाह रहे थे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो मिल तो रहा था, लेकिन मिलने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां उनको झेलना पड़ रहा था, क्योंकि कंपनी के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि कंपनी के खर्चों को निकालने के लिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम था जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता था। और साथ ही एक ऐसा भी चीज था, यानी कि वो आए थे व्यापार के लिए, और व्यापार भी उनका चलना चाहिए था, तो व्यापार कम और इस पे ज्यादा लोग ध्यान दिए जा रहा था। क्यों? कि इससे जो है और पीजेंटर्स की हालत जो है और खस्ती होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। तो चलिए, लैंड बिकम ए सेलेबल कमोडिटी। लैंड जो है वह बिल्कुल एक बिकाऊ जो है, बिकाऊ एसेट्स हो गया, जब चाहे तब बेच दिया। बिकॉज इसलिए यह बिकाऊ हो गया कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जो पीजेंटर्स जैसे फार्मर्स की जो नीड होती थी, अपने नीड के अनुसार वो अपने खेत खलियान को आसानी से बेच सकते थे। दे डिड नॉट प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, सीड्स, कोई उनको इरिगेशन फैसिलिटी जो है उनको नहीं दिया जाता था, नहीं सीड्स दिया जाता था, नहीं टूल्स दिए जाते थे, नहीं उनको कोई चीजों के लिए एजुकेट किया जाता था। साथ ही द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ अ विलेज वाज डिस्ट्रॉयड। जो विलेज में जो लोग जो रह रहे थे, जो पीजेंटर्स रह रहे थे, जो कि सेल्फ के लिए रह रहे थे और साथ ही सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता जा रहा था। साथ ही फेमिनाइन कंटिन्यू टू बी अ रेगुलर फीचर एज लैंड प्रोडक्टिविटी फेल डाउन। जिस तरह से फेमिनाइन लगातार होता जा रहा था, उस तरह से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो खत्म होती जा रही थी। मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन ये था। ड्रॉट्स वगैरह भी कंटिन्यू आते जा रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ अपने टैक्सेस से मतलब था। ठीक, दे डिड नॉट इंटरेस्ट टू एजुकेट द फार्मर। फार्मर को एजुकेट करने में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि हाँ ये लोग एजुकेट हो या ना हो, इनकी फैसिलिटी चेंजेज हो या ना हो, सिर्फ उनको कहीं ना कहीं से अपने कंपनी के खर्चे को चलाने के लिए लैंड रेवेन्यू से पैसे आ जाने चाहिए। बस यही चीजें थी उनको मतलब। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कमर्शियल क्रॉप, यानी कि व्यावसायिक जो फसलें थी आखिरकार क्या थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनको ब्रिटिशर्स ने जबरन जो है वह अपने सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को यानी कि पीजेंटर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती चली गई। इन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो अ कमर्शियल क्रॉप सच एज टी, कॉफी, इंडिगो, जूट,
सीड ऑयल, शुगर केन, किसी किसी जगहों पर जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ एक कमर्शियल यानी कि ट्रेडिंग के लिए आए थे, और एक ट्रेडर के रूप में उनको कच्चे माल की जरूरत होती थी। अपने कच्चे माल को पूरा करने के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह थे, उनको जबरन कुछ पर्टिकुलर चीजों की खेती जो है ये ब्रिटिशर्स करवाते थे, जिनके कारण उसकी स्थिति काफी खराब भी हो गई थी। जैसे कि चंपारण, एक हमारे यहाँ मोतिहारी में एक जगह है चंपारण, वहां पे इंडिगो की खेती हुआ करती थी, और इंडिगो की खेती होने से वहां के लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। प्रेजेंटर्स की स्थिति काफी खस्ते हो गए थे, वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई थी, लोगों को भूखमरी का सामना तक करना पड़ रहा था। उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामनाथ शुक्ल, और रामनाथ शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि उनके यहाँ आए, और वहीं से उन्होंने यानी कि चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, और जहां पे जबरदस्ती इंडिगो की खेती जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें तिनकठिया एक नियम था। तिनकठिया नियम को इम्प्लीमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं, फार्मर्स को फोर्सली जो है वह किया गया था, जैसे कि टी, कॉफी, इंडिगो, ऑयल सीड, उनको जबरदस्ती कहा गया था ये चीजें उगाने के लिए। मेनी ऑफ दोज वेयर रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्री, उनमें से बहुत सारी चीज होते हुए क्या थे, इंडस्ट्रीज के लिए यानी कारखाने के लिए कच्चे माल का काम करते थे। दूसरी बात, दिस क्रॉप्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, ये बड़े पैमाने पर जो है उगाए जाते थे, जिनको प्लांटेशन का नाम दिया जाता था। और फार्मर्स हैड टू प्लांटेश मेनली इन असम, बंगाल एंड केरला, ज्यादातर ये असम, बंगाल, केरला और बिहार में ही ऐसे हुआ करता था। द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेड ग्रुप टू पीपल राइज अप रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऐसा करने से जबरदस्ती कब तक चलेगा, किसी न किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेजेंटर्स की हालत धीरे धीरे तो खराब होती चली गई, लेकिन रिबेलियंस यानी कि उपद्रवी अपनी आवाज, अपनी जो चीजें थी उससे लोग खफा थे, सिस्टम के प्रति खफा थे, तो उन्होंने आवाज को उठाया, जिसको उपद्रवी विद्रोहियों का नाम देना शुरू किया लोगों ने। और कुछ विद्रोही जो है वह खड़ा हुए, जो बंगाल से थे, केरला से थे, असम से थे, और उन्हीं विद्रोहियों की वजह से ये सारी चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स को भी झेलनी पड़ गई। नाउ पीजेंट्स रिवोल्ट, पीजेंट्स रिवोल्ट का मतलब है हमारे फार्मर्स का विद्रोह। विद्रोह तो आखिरकार होना ही था, क्योंकि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पीजेंटर्स ही एक ऐसा क्लास था जो कि सारी चीजों को झेल रहा था, क्योंकि अन्नदाता हमारे जो किसान माने जाते हैं, किसान जो है हमारा शुरू से ही भारत भूमि कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति इतनी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी, और कारण यही था कि उनमें विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होने लग गई थी। विद्रोह की भावना उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनको जबरदस्ती किसी न किसी चीजों को करने के लिए बाध्य किया जाता था, जैसे कि उनको प्लांटिंग करने के लिए जबरदस्ती बुलाया जाता था, कोई सिस्टम वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता था, न ही किसी चीज को एजुकेट किया जाता था। साथ ही मनी लेंडर्स, जमींदार, ये धीरे धीरे लोग और भी ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे थे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये खामियाजा सिर्फ प्रेजेंटर्स को जो है वह झेलना पड़ रहा था। तो दिक्कतें सिर्फ प्रेजेंटर्स के क्लासेस को ही नहीं, और भी सारे क्लास को भी झेलना पड़ा। बट दे डिस अपोज्ड एंड oppressed peasants led the revolt in Bihar and Bengal against the indigo plant। जैसा कि मैंने बताया था, बिहार और बंगाल जैसे जगहों पर जबरन जो है वो इंडिगो की खेती किए जा रहे थे, जिसके कारण वहां की मिट्टी की फर्टिलिटी भी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, और बिना इंडिगो की खेती के वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो विशेष जगहों पर विशेष टेम्परेचर में ही हो सकता था।
तो इसलिए उन लोगों को जबरन जब उगाया जाता था तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया ब्रिटिश हुकूमत के एगेंस्ट। बट दीज वेयर इजिली क्रस्ड बाय द ब्रिटिश। लेकिन ये लोग जो है वो आसानी से दबाए जा सकते थे, क्योंकि ये लोग इनकी जो दमनकारी नीति थी, तो इनकी दमनकारी नीति क्या थी कि इनके जो सैनिक थे तो वो अच्छे खासे वेतन उठा रहे थे, क्योंकि उनको सारी चीजें आसानी से मिल जा रही थी, लैंड रेवेन्यू से जो है आराम से उसको टैक्सेस वगैरह मिल रहे थे, तो वो मनमाने ढंग से जो है वर्क करा लिया करते थे। इस तरह से हाउएवर दे जनरेटेड अगेंस्ट अमंग द इंडियन पीपल। और इस तरह से जब लोगों ने देखा कि जब ये चीजें हो रही हैं तो बहुत सारी लोग एक साथ मिलकर लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद में लोगों में यह जागरूकता हुई कि नहीं, हमें संगठित होना पड़ेगा, तभी जाके हम इन चीजों से निजात पाएंगे। तो धीरे धीरे करके रेबेलियंस हुए और रेबेलियंस नेता हुए और धीरे धीरे करके ये रिवोल्ट और फैलता चला गया। तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें और कोरोना से बचते रहें।